हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी 97। तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कैसे शुरू करते हैं एक कंपनी और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, जो कि कंपनी लोग का ही पार्ट है। हम में से कई व्यक्तियों की इच्छा होती है कि हमारा अपना कोई बिज़नेस हो, अर्थात कारोबार हो। हमारे पास भी ऐशो आराम की बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं उपलब्ध हो। ऐसे में अगर हम भी अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो क्या कदम उठाने चाहिए, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे तो आजकल रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन हो गई है, जिसकी वजह से नई कंपनी बनाना बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी को स्थापित करने में क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं। प्रत्येक निगमित कंपनी या पंजीकृत कंपनी का निर्माण निम्नलिखित 3 चरणों में होता है। पहला, कंपनी का प्रवर्तन यानी प्रमोशन ऑफ कंपनी। नेक्स्ट है निगमन या रजिस्ट्रेशन यानी इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। थर्ड, व्यापार का आरंभ यानी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी का प्रवर्तन, जिसे इंग्लिश में प्रमोशन ऑफ कंपनी कहते हैं। किसी भी व्यापार या उद्योग में लाभ का अनुमान लगाकर उसके लिए आवश्यक साधनों को जुटाने की योजना बनाना तथा आवश्यक विधि कार्यवाही करना उस व्यापार या उद्योग का प्रवर्तन करना कहलाता है। अगर जेस्टन वर्ग के अनुसार बात की जाए तो व्यापार संबंधी सुअवसर की खोज और व्यापारिक संस्थान से लाभ प्राप्त करने के लिए, जिसमें पूंजी, संपत्ति तथा प्रबंध कार्य के संगठन की क्रिया को ही प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कंपनी का निगमन यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को वैधानिक मान्यता केवल उसके समामेलन के पश्चात ही प्राप्त होती है। कंपनी के निगमन उसके निर्माण का द्वितीय चरण कहा जाता है। कंपनी का निगमन या रजिस्ट्रेशन होते ही उसके पृथक एवं चिरस्थायी अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। कोई भी 7 या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैध उद्देश्य के लिए पब्लिक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। इट मीन अगर हम पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 7 लोगों को होना ज़रूरी है। अगर प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो उसमें हमें कम से कम 2 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। इस प्रकार बनाई गई कंपनी के सीमा नियम पर उसके प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होना आवश्यक होता है तथा उनके द्वारा धारित अंशों की संख्या सहित उनके नामों का उल्लेख किया जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम की धारा 33 के अनुसार निगमन या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रत्येक कंपनी को संबंधित क्षेत्रीय कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्ट्री करने वाले कार्यालयों में आवेदन भेजकर अब कंपनी अधिनियम द्वारा कुछ निर्धारित दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार को भेजना आवश्यक होता है, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी सीमा नियम। कंपनी के निगमन से संबंधित यह प्रथम महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें कंपनी का मुहर यानी कंपनी की सील और उसके सदस्यों के नाम, उनके एड्रेस, व्यवसाय और उनके सिग्नेचर तथा उसके द्वारा धारण किए गए अंशों का विवरण होता है। और किसी भी कंपनी का निगमन सीमा नियम के बिना नहीं हो सकता। कंपनी का सीमा नियम उसका चार्टर होता है जो अधिनियम के अंतर्गत कंपनी अधिकारों को निर्धारित करता है। सीमा नियम के आधारभूत बातें होती हैं और केवल उन्हीं के आधार पर कंपनी के निगमन यानी इनकॉर्पोरेशन की अनुमति दी जाती है। कंपनी अधिनियम के अनुसार विभिन्न प्रकार की कंपनियों को उनके सीमा नियम में अलग अलग बातों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। इन कंपनियों के सीमा नियम के आदर्श प्रारूप यानी मॉडल ड्राफ्ट कंपनी अधिनियम की अनुसूची 1 में दिए गए हैं। प्रत्येक कंपनी का सीमा नियम इन आदर्श प्रारूपों के अनुरूप होना चाहिए। प्रत्येक सीमा नियम मुद्रित यानी प्रिंटेड और पैराग्राफ में विभक्त और क्रम अनुसार अंकित और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित यानी सिग्नेचर तथा कम से कम एक साक्षी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। कंपनी के सीमा नियम पर निर्धारित मूल्य के स्टैंप लगे होने चाहिए। इन स्टैंपों की दर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होती है।
सीमा नियम में उसके मूल्य के स्टैम्प होने चाहिए जितने उस राज्य यानी उस क्षेत्र वह कंपनी जहाँ पर की जा रही है उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपनी के अंतर्नियम मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा कंपनी का निगमन कराने के लिए तैयार किया गया यह दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय अन्य प्रपत्रों के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार को भेजना जरूरी होता है। अंतर नियमों में कंपनी की आंतरिक व्यवस्था संबंधी नियम व उसके उप नियम का वर्णन किया जाता है जो कंपनी के सीमा नियम में दिए गए हैं और उद्देश्यों और कार्यों की पूर्ति के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अनसीमित पब्लिक कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र के साथ अंतर नियमों की रजिस्ट्री कराना जरूरी नहीं होता, बल्कि यह डिपेंड करता है उनकी इच्छा पर। यदि ऐसी कंपनी अपने अंतर नियमों का पंजीयन नहीं कराती है तो कंपनी अधिनियम की प्रथम अनुसूची की सारणी का मीन्स टेबल ए ऑफ शेड्यूल 1 उसके अंतर नियम हो जाते हैं और वह उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि उसका पंजीयन कराया गया हो। धारा 5 के अनुसार यदि इस प्रकार की कंपनी अपने अंतर नियम की रजिस्ट्री नहीं कराती है तो उसमें सीमा नियम के आरंभ में बिना अंतर नियमों के रजिस्टर्ड वर्ड लिखना जरूरी होता है। असीमित कंपनी तथा अंशों द्वारा सीमित अथवा गारंटी द्वारा सीमित प्राइवेट कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए सीमा नियम के साथ अंतर नियमों की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है तथा इस प्रपत्र पर भी उन्हीं व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्होंने सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए थे। इनकॉर्पोरेशन के थर्ड पॉइंट है कि कंपनी के प्रवर्तकों को कंपनी के प्रस्तावित नाम यानी प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी के विषय में यह घोषणा पत्र देना आवश्यक है कि वे इस बात से को जानते हैं कि उस नाम की या उससे मिलते जुलते नाम की कोई अन्य कंपनी अस्तित्व में नहीं है। घोषणा पत्र पर निर्धारित प्रपत्र पर 2 प्रतियों यानी फोटोकॉपी में कंपनी रजिस्ट्रार को भेजना जाना चाहिए। इन प्रलेखों के अतिरिक्त भी कंपनी के निगमन के लिए प्रवर्तकों को कंपनी के सीमा नियम के साथ अन्य प्रपत्र भी रजिस्ट्रार के पास भेजना जरूरी है, जैसे कि कंपनी के निर्माण में जानकारी रखने वाले उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मीन्स एडवोकेट, अटॉर्नी और अभिवक्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए सक्षम हो, अथवा चार्टेड अकाउंटेंट जो भारतवर्ष में व्यवसाय करता हो उसके द्वारा साइन किए गए घोषणा पत्र जो कि इस बात का प्रस्ताव करते हों कि कंपनी के निगमन हेतु आवश्यक सभी औपचारिकताओं की पूर्ति कर ली गई है। यदि अधिवक्ता या अक्षेषण ना हो तो इस आशय की घोषणा उस कंपनी का कोई ऐसा निर्देशक या प्रबंध अभिकर्ता या सचिव एवं कोषणपाल या प्रबंधक यानी मैनेजर भी दे सकता है जिसका नाम कंपनी के अंतर नियमों में वर्णित हो। यदि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार बात की जाए तो प्रस्तावित कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान के बारे में नोटिस जिसमें कंपनी का पूरा एड्रेस व जिस जिले में वह स्थित है उस जिले का नाम दिया जाना आवश्यक है। निदेशकों के विषय में जानकारी देना आवश्यक है। यदि अंतर नियमों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति हुई हो तो प्रत्येक निदेशक के हस्ताक्षर यानी साइन सहित उसकी सहमति जिसमें उसका नाम, एड्रेस तथा साक्षियों के हस्ताक्षर भी होना जरूरी है। कंपनी के मनोनीत निदेशकों को अपने स्वयं हस्ताक्षर में कंपनी के पास यह लिखकर भेजना जरूरी होता है कि वे निदेशक पद पर नियुक्त के लिए निर्धारित योग्यता अंश खरीदने के लिए तैयार हैं तथा उन्हें डायरेक्टर पहचान संख्या आवंटित हो चुका है जिसकी प्रतिलिपि मीन्स फोटोकॉपी उन्हें रजिस्ट्रार को भेज दी है। यदि कंपनी द्वारा उसके प्रबंध अभिकर्ता, सचिव एवं कोषणपाल आदि की नियुक्ति की जाना बाकी हो तो उसमें इसके साथ जो अनुबंध करने जा रही है उसकी एक प्रतिलिपि भी रजिस्ट्रेशन के आवेदन के साथ जोड़नी या भेजनी जानी चाहिए। इन सभी प्रलेखों के अतिरिक्त कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा किया जाना चाहिए जिसके बारे में धारा 403 में दिया गया है। बात करते हैं निगमन का प्रमाण पत्र, इट मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार के पास उपयुक्त प्रलेख भेजे जाने पर रजिस्ट्रार संबंधित कंपनी को इस आशय का प्रमाण पत्र देगा
कि उस कंपनी का निगमन हो गया है। इस प्रमाण पत्र को निगमन का प्रमाण पत्र कहा जाता है तथा उस पर रजिस्ट्रार के साइन तथा उस कार्यालय की मुहर होना आवश्यक है। सीमित कंपनी की दशा में रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण पत्र में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि कंपनी एक लिमिटेड कंपनी है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कंपनी द्वारा व्यापार का आरंभ, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 11 क्लोज 1 के अनुसार प्रत्येक प्राइवेट कंपनी अपने निगमन की तिथि से ही व्यापार स्टार्ट कर सकती है, परंतु पब्लिक कंपनी वह निगमन हो जाने के बाद भी व्यापार प्रारंभ करने से संबंधित अनुमति पत्र प्राप्त किए बिना व्यापार आरंभ नहीं कर सकती। ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 11 जो कि पहली अधिनियम के अकॉर्डिंग कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 149 के समरूप ही है, जिसमें यह उपबंधित है कि कोई भी कंपनी जिसकी अंश पूंजी है तब तक व्यापार प्रारंभ या ऋण के लेन देन संबंधी सख्ती नहीं रखेगी जब तक कि उसके सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले सभी अभिदाताओं ने उनके द्वारा धारित अंशों की राशि का भुगतान ना कर दिया हो। यह राशि पब्लिक कंपनी के प्रत्येक अभिदाता के लिए न्यूनतम 5 लाख रुपये और प्राइवेट कंपनी के अभिदाता के लिए न्यूनतम 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा कंपनी द्वारा उसके रजिस्टर्ड कार्यालय के बारे में सत्यापन भी रजिस्ट्रार को फाइल कर दिया होना आवश्यक है। यदि किसी कंपनी ने उपरोक्त जानकारी या डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को कंपनी के निगमन के पश्चात 180 दिनों की लिमिट होती है, 180 दिनों के अंदर भेजने में अगर चूक करता है तो उस स्थिति में रजिस्ट्रार ऐसी कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा सकेगा। कंपनी द्वारा उपयुक्त उपबंधों का पालन किए जाने पर रजिस्ट्रार उसे व्यापार प्रारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र देगा, जो इस बात का निश्चय प्रमाण होगा कि कंपनी व्यापार प्रारंभ करने के लिए अधिकृत की गई है। इसके अतिरिक्त यदि किसी कंपनी के नाम में या उससे संबंधित मूलभूत बातों में कोई परिवर्तन करना हो तो कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा उस परिवर्तन के संबंध में संशोधित निगमन प्रमाण पत्र जारी किया जाना जरूरी होता है। धारा 11 क्लोजिश 2 का कहना है कि यदि कोई कंपनी व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने से पूर्व यानी पहले ही अपना व्यापार शुरू कर देती है या ऋण लेने संबंधी अधिकार का प्रयोग करती है तो इसके लिए उसे दोषी करार दिया जाएगा और दोषी प्रत्येक व्यक्ति को 1000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दोष की अवधि तक अर्थदंड दिया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी कंपनी को माल का सप्लाई किया है या अपनी सेवाएं दी हैं जिसने व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है तो उस दशा में वह व्यक्ति कंपनी के विरुद्ध किसी प्रकार का वाद नहीं ला सकेगा। तो गाइस, ये थी एक कंपनी को स्थापित करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं उससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विद स्टडी 97।